नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। यूपीपीएससी आरओ एआरओ का हिंदी का आपके लिए विजय रथ बैच लेकर आए हैं हम। तो इसमें हम ऐसे टॉपिक कवर करने वाले हिंदी के जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हमने यहाँ पर आज जो टॉपिक लिया है वो है आपका समास। ठीक है, तो इसका डिटेल वीडियो आपके कल की क्लास में हुआ था जो एसएससी जीडी से रिलेटेड क्लास थी, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और एक ही क्लास के अंतर्गत हमने पूरा समास वहां पर कवर किया है। और आज अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपके लिए लेकर आए हैं। आरओ एआरओ के एग्जाम के लिए समास से रिलेटेड प्रश्न है और इसका फ्री पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ही क्लास में आपको समास के ऐसे प्रश्न मिलेंगे जिनसे आपको चाहे कोई भी एग्जाम में प्रश्न आपका आए समास से रिलेटेड, उसका कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होने वाला है। तो चलते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, राह खर्च का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है। ठीक है, तो राह खर्च सबसे पहले आपका यहाँ पर क्या है, तो राह खर्च जो है आपका, ये आपका सामासिक पद है। क्या है? सामासिक पद। इसे हम एक और क्या बोलते हैं, यानी इसका अन्य नाम क्या होगा, तो इसे हम समस्त पद भी कहते हैं। सामासिक पद या फिर इसको हम कहते हैं समस्त पद। क्या कहते हैं? समस्त पद। इसे हम समस्त पद भी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब इसका सामासिक विग्रह हमको करना है। तो सामासिक विग्रह या समास विग्रह यानी समास को तोड़ना। ठीक है, जो सामासिक पद दे रखा है उसका विग्रह करना, उसको तोड़ना, तो ये प्रक्रिया आपके सामासिक विग्रह कहलाती है। अब इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है आपको रहने का खर्च, दूसरा है राह के लिए खर्च, तीसरा है राह के लिए खर्च और चौथा है रहने के लिए खर्च। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें लिख रखा है राह के लिए सर्च, तो यहाँ पर खर्च आ रहा है, तो ये तो आपका गलत हो गया दूसरा ऑप्शन। अब रहने के लिए खर्च कुछ भी नहीं होता है आपका, और राह का अर्थ होता है रास्ता, तो रहने के लिए खर्च भी नहीं होगा। एकमात्र जो ऑप्शन बचेगा तीसरा वाला, वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अब कैसे होगा, तो ये यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि राह खर्च का जब सामासिक विग्रह करते हैं तो राह के लिए खर्च होता है, यानी रास्ते के लिए जो खर्च होता है उसे राह खर्च कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो के लिए है ये आपके विभक्ति चिन्ह आ रहा है। क्या आ रहा है? विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह। ठीक है, तो तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है और तत्पुरुष समास कारकों पर ही चलता है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास 6 कारकों पर चलता है। इसमें जो कर्ता कारक आता है, जो आपके 8 कारक होते हैं हिंदी में, उसमें कर्ता और संबोधन ये दोनों नहीं होते हैं, बाकी 6 कारक सीक्वेंस से जो होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राह के लिए खर्च, इस प्रकार इसका समास विग्रह होगा और ये तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यदि हम देखें तो अगला प्रश्न है इंपोर्टेंट, नर नारी में निम्न में से कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा बहुब्रीहि समास और चौथा है द्विगु समास। ठीक है, तो यहाँ पर नर नारी में कौन सा समास होगा, तो कल हमने आपको बताया था। ठीक है, वो आप वीडियो देख सकते हैं, यदि आपने नहीं देखी है तो उस पे एसएससी जीडी का थंबनेल लगा हुआ है, लेकिन वो प्रत्येक आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण है, जहां पर भी समास पूछा जाता है। ठीक है, तो नर नारी में आपको एक तो यहाँ पर योजक चिन्ह दिया हुआ है, तो पहचान हो गई कि कौन सा समास होगा या द्वंद्व होगा। अब इसको और हमको देख लेना है कि द्वंद्व है या नहीं, क्योंकि हर जगह जहां योजक चिन्ह लगा होता है वहां द्वंद्व नहीं होता है। तो नर नारी, ये आपका नर का जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नारी। ठीक है, तो ये यहाँ पर विलोम भी हो रहा है, यानी कि ये कंफर्म हो गया है कि द्वंद्व समास का उदाहरण है। अब यदि इसका समास विग्रह करेंगे तो नर और नारी, इस प्रकार इसका समास विग्रह होगा। क्या होगा? नर और नारी। इस प्रकार से इसका क्या होगा? आपका समास विग्रह होगा, नर और नारी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका और आ रहा है समास विग्रह करने पर, तो ये कौन सा समास होगा? तो द्वंद्व समास तो होगा, लेकिन द्वंद्व समास के भी 3 प्रकार होते हैं, इतरेत्तर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। तो इतरेत्तर द्वंद्व की पहचान क्या है? जब समास विग्रह करते हैं तो इसमें और आता है, वैकल्पिक में या अथवा आता है, और समाहार में क्या आता है? वगैरह इत्यादि शब्द आते हैं जब इनका समासिक विग्रह करते हैं। तो यहाँ पर और आ रहा है, यानी कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये इतरेत्तर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व है या समाहार द्वंद्व है, तो ये इतरेत्तर द्वंद्व होगा। ठीक है, फिलहाल आपसे इतना ही पूछा गया है कि नर नारी में निम्न में से कौन सा समास है, तो ना तो अव्ययी भाव समास होगा, ना ही बहुब्रीहि होगा, ना ही द्विगु होगा, क्योंकि द्विगु समास में पहला पद जो है
संख्यावाची विशेषण होता है, इसलिए यहाँ पर संख्यावाची कोई पद नहीं आ रहा है, इसलिए द्विगु समास भी नहीं होगा। द्वंद्व समास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो दूसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है आपका। देश निर्वासित जो सामासिक पद दे रखा है उसका सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा होगा? देश से निर्वस्त्र होगा, देश से निर्वासित होगा, देश के लिए शासन होगा या देश में शासित होगा? इसका सही आंसर आपको बताना है कि इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा ये क्या होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, सेशन अच्छा लगे तो इसको शेयर करना है और लाइक करना है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और फ्री पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें। वहां पर आपको क्लास से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और जो आपका पीडीएफ होता है वो प्राप्त होगा। उसके साथ ही क्विज भी वहां पर हमने चला रखी है, तो क्विज भी आप वहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देश निर्वासित सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? ठीक है, तो देश निर्वासित यानी देश से निर्वस्त्र नहीं होगा, देश से निर्वासित या देश के लिए शासन तो ये भी नहीं होगा, और देश में शासित ये भी नहीं होगा। एकमात्र ऑप्शन बचेगा दूसरा वाला, देश से निर्वासित। यही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि देश निर्वासित का जब हम सामासिक विग्रह करेंगे तो देश से निर्वासित, निर्वासित का अर्थ क्या होता है? दूर होना। तो देश से दूर होना, इस प्रकार इसका हम अर्थ देखेंगे तो होगा देश से निर्वासित, देश से दूर होना। तो से यहाँ पर विभक्ति चिन्ह आ रहा है, तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, इस प्रकार ये कारक पर चलता है, कर्ता कारक इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो देश से निर्वासित अर्थात यहाँ पर से कारक चिन्ह आ रहा है, विभक्ति चिन्ह आ रहा है, तो ये भी तत्पुरुष समास का ही उदाहरण होगा। फिलहाल हमसे सिर्फ सामासिक विग्रह पूछा था, तो दूसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए हम, चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न है उदार हृदय में निम्न में से कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास पहला ऑप्शन, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है कर्मधारय समास और चौथा है अव्ययी भाव समास। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, उदार हृदय में कौन सा समास होगा? तो उदार हृदय में आपका द्वंद्व समास तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें योजक चिन्ह भी नहीं आ रहा है, ना ही ये विलोम है और ना ही इसका सामासिक जो विग्रह करेंगे हम तो और या अथवा वगैरह इत्यादि आएगा, तो द्वंद्व समास हट गया। अब अव्ययी भाव समास बचा है, तो उदार हृदय में ना तो अव्यय आ रहा है, ना उपसर्ग आ रहा है आपका, ना ही आपके इसमें पुनरावृत्ति वाले शब्द आ रहे हैं, तो अव्ययी भाव समास भी नहीं होगा। तो दो ऑप्शन यहाँ से हट जाते हैं। अब आपको क्या करना है? बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास में से इसका आंसर बताना है। तो अब इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है, तो आपका ऑप्शन बेस ये चलता है समास उदार हृदय जैसा कोई भी उदाहरण आए या उदार हृदय आपका उदाहरण आए तो इसमें हमेशा आपको बहुब्रीहि समास लगाना है, क्योंकि इसमें दोनों ही पद प्रधान न होकर कोई अन्य तीसरा ही पद प्रधान होता है, तो आपका बहुब्रीहि समास भी हो जाता है। ठीक है, तो बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, तो उदार है जो हृदय, ठीक है, व्यक्ति विशेष की यहाँ पर चर्चा की जा रही, तो उदार हृदय में बहुब्रीहि समास होगा। और यदि बहुब्रीहि समास आपको ऑप्शन में नहीं मिले, कर्मधारय समास ऑप्शन में मिले, तो फिर आप उसका कर्मधारय आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल इसका जो सही आंसर होगा, यदि इस प्रकार के दोनों ऑप्शन आपको दिए हों तो बहुब्रीहि समास को ही आपको प्रायोरिटी देना है। पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। कुसुम कोमल जो सामासिक पद है उसमें निम्न में से कौन सा समास होगा? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। कर्मधारय समास, नए तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास या अव्ययी भाव समास। जो नए तत्पुरुष समास है वो आपके तत्पुरुष समास का ही एक भेद है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। कुसुम कोमल में निम्न में से कौन सा समास होगा? तो कर्मधारय, नए तत्पुरुष, तत्पुरुष या अव्ययी भाव। तो कुसुम कोमल, कुसुम का अर्थ क्या होता है? पुष्प, फूल, सुमन, ये सब कुसुम के पर्यायवाची है। तो फूल के समान कोमल, तो जब कर्मधारय समास को हम देखते हैं तो इसका पहचान चिन्ह आता है के समान। तो यहाँ पर इसका विग्रह कर रहे हैं, तो कुसुम के समान कोमल यानी पुष्प ये फूल के समान कोमल, इस प्रकार हो रहा है। तो यहाँ पर ना तो तत्पुरुष होगा, ना ही आपका नए तत्पुरुष होगा और ना ही अव्ययी भाव होगा। कर्मधारय समास इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुसुम कोमल अर्थात कुसुम के समान कोमल। ठीक है, तो कर्मधारय समास इसका करेक्ट आंसर होगा, पहला वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी हुआ प्रश्न है। मनगणंत का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा होगा? मन के लिए गड़ा, मन से गड़ा, मन पर गड़ा या मन का गड़ा।
करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो मन के लिए गढ़ा, ऐसा नहीं होगा इसमें, ना ही मन से गढ़ा होगा। अब तत्पुरुष समास में भी इस प्रकार के ऑप्शन दे देते हैं आपको, मन गणंत का सही सामासिक विग्रह, इसमें आपको सभी कंफ्यूजिंग दे रखे हैं ऑप्शन। तो मन पर गढ़ा भी नहीं होगा, ना ही मन से गढ़ा होगा, ना ही मन के लिए गढ़ा। मन का गढ़ा, जब हम कहते हैं ना मन गणंत है, यानी अपने मन से गढ़ा हुआ है, तो मन का गढ़ा हुआ है, कैसा है, मन का गढ़ा। तो यहाँ पर जो चौथा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी तत्पुरुष समास का ही आपका उदाहरण था। अगला प्रश्न देखें, रेखांकित पद का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है, यानी रेखांकित जो सामासिक पद दे रखा है उसका सामासिक विग्रह हमको करके बताना है। तो हम यहाँ पर आपको सभी बता रहे हैं, यदि समास पूछा है तो उसका समास विग्रह भी करके बता रहे हैं और उसका समास का नाम भी बता रहे हैं, और यदि सामासिक विग्रह दे रखा है तो आपका जो पद होगा वो भी बता रहे हैं, कौन सा समास होगा ये भी बता रहे हैं। तो पूरे प्रश्न को पूरे समास से रिलेट करके हम यहाँ पर बता रहे हैं, डायरेक्ट इसका आंसर नहीं बता रहे हैं। रेखांकित पद का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा होगा, तो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, रेखा पर अंकित, रेखा में अंकित, रेखा से अंकित या रेखा के लिए अंकित। तो यदि आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा रेखा पर अंकित, यानी एक रेखा है उस पर एक अंकित रेखांकित होता है, नहीं होगा। ठीक है, रेखा में अंकित या रेखा से अंकित या रेखा के लिए अंकित, कौन सा होगा, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो रेखा के लिए अंकित ऐसा भी नहीं होता है आपका, यानी रेखा के लिए अंकित रेखांकित नहीं होगा। रेखा में अंकित यानी रेखा के अंदर ही अंकित ऐसा भी नहीं होगा। रेखा से अंकित, जब हम कोई पद लिखते हैं, मान लो लिखा हमने तत्पुरुष, ठीक है, क्या लिखा, तत्पुरुष, ठीक है, तो इसको अंकित करना है हमको, तो रेखा से अंकित करेंगे ना, कि रेखा में अंकित करेंगे या रेखा के लिए अंकित करेंगे या रेखा पर अंकित कर देंगे, तो रेखा से अंकित करेंगे इसको। तो आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेखा से अंकित आपका होता है रेखांकित। अगला प्रश्न देखें, और इसमें यदि हम समास बताएं कि कौन से समास का उदाहरण है, तो ये भी आपका कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो से आ रहा है यहाँ पर विभक्ति चिन्ह, तो ये भी आपका तत्पुरुष समास का ही उदाहरण हो जाएगा। अगला है तलघर पद में समास है, तलघर आपको एक पद दे रखा है सामासिक पद, उसमें समास बताना है। 8वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें पहला ऑप्शन है बहुब्रीहि, द्विगु, कर्मधारय या द्वंद्व, तो द्वंद्व देखते से ही आपको हटा देना है। तलघर में कोई योजक चिन्ह नहीं है, ना ही विलोम है, ना ही आपका उपसर्ग आ रहा है, ठीक है, उपसर्ग अव्ययी भाव में आता है, आपको ध्यान रखना है। तो तलघर पद में कौन सा समास है, तो द्वंद्व तो यहाँ पर नहीं होगा, द्विगु भी नहीं होगा क्योंकि प्रथम पद संख्यावाची विशेषण नहीं है, संख्या वाला पद यहाँ पर नहीं है। फिर बहुब्रीहि और कर्मधारय में से क्या होगा ये बताना है आपको। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास नहीं होगा क्योंकि इसमें तीसरा कोई पद प्रधान नहीं है, तो एकमात्र ऑप्शन बच जाता है तीसरा वाला कर्मधारय समास, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। कैसे होगा, यदि हम इसका समास विग्रह करते हैं तो तल में है जो घर, ठीक है, तल में, तलघर हम कहते हैं ना, तल में है जो घर, तो वो आपका तलघर होता है, तो कर्मधारय समास होगा। इसका पहचान चिन्ह है जो, ठीक है, जो समास विग्रह करने पर आ रहा है तल में है जो घर, तो कर्मधारय समास इसका सही आंसर हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां प्रश्न, कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। 9वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। पहला ऑप्शन है गगनचुंबी, दूसरा है पददलित, तीसरा है बलहीन, चौथा है खानपान। अब आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। तो सारे समास, 6 प्रकार के समास यहाँ पर होते हैं और उन सभी समास से रिलेटेड प्रश्न इस वीडियो में आपके लिए हैं हमने, ठीक है। तो उसमें आपको पूरा समास क्लियर होता चला जा रहा है। कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो गगनचुंबी, तो इसका समास विग्रह करेंगे तो गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी। पद से दलित, पद दलित, और बल से हीन, बलहीन, तो यहाँ पर सब में आपके कारक चिन्ह आ रहे हैं और तत्पुरुष समास के उदाहरण है। हमसे क्या पूछा है, कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो खान पान जो है, खान पान वगैरह, ये आपके तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर तीनों तो तत्पुरुष समास के हैं, लेकिन पूछा है कौन सा नहीं है, तो चौथा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे क्योंकि ये तत्पुरुष समास के उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्तव्य परायणता। 10वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। इस सामासिक पद में जो समास है उसको पहचानना है, कर्म तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष या करण तत्पुरुष। अब ऐसा प्रश्न आ गया आपको, तो अब इसमें आपको कारक याद होना चाहिए, ठीक है। तो कर्तव्य
परायणता शब्द में समास को आपको पहचानना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो कारक है और विभक्ति चिन्ह है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले 8 कारक लिख लेते हैं और उसमें से कर्ता और संबोधन को हम हटा देंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका कर्ता ने, ठीक है, क्या आ जाएगा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करण से के द्वारा, करण से या के द्वारा, से या के द्वारा। फिर आ जाएगा संप्रदान को के लिए, क्या आ जाएगा, संप्रदान को के लिए। संप्रदान कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है को या के लिए। फिर अपादान से अलग, यानी अलगाव का भाव, ठीक है, अलगाव यानी अलग होने का भाव, तो अपादान से अलग। अपादान ये आपका कारक होता है, अपादान से अलग, ठीक, क्या हो जाएगा, से अलग, यानी अलगाव का भाव, अलग होने का भाव। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, संबंध का के री रा रे री ना ने नी। संबंध जो होता है वो हो जाएगा कारक चिन्ह इसका का के की रा रे री ना ने नी इत्यादि, का के की रा रे री, इस प्रकार इसका विभक्ति चिन्ह होता है। और अधिकरण होता है में पर, अधिकरण क्या हो जाएगा आपका, में पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा में पर, में पर। और फिर संबोधन जो होता है आपका वो हे भो अरे अजी इत्यादि इसमें संबोधन में आते हैं आपके। तो संबोधन और कर्ता दोनों हट जाएंगे यहाँ से, संबोधन और कर्ता इसमें नहीं आते, इसमें आते कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। अब इनके विभक्ति चिन्ह और कारक हमने आपके सामने यहाँ पर लिख दिए। अब आपको देखना है कर्तव्य परायणता शब्द में समास है। तो कर्तव्य में परायण, ठीक है, कर्तव्य में परायण होता है, ठीक है, जो आपका कर्तव्य है उसमें परायण। तो कर्म का जो विभक्ति चिन्ह है वो तो है को, तो को यहाँ पर नहीं आ रहा है तो कर्म हट जाएगा, गलत हो जाएगा। संबंध का क्या है, का के की रा रे री, कर्तव्य की परायण, कर्तव्य के परायण, ऐसा नहीं होगा, तो यहाँ पर संबंध भी हट जाएगा। करण का क्या होता है, से के द्वारा, तो कर्तव्य के द्वारा या कर्तव्य से, इस प्रकार नहीं होगा। अधिकरण इसका सही आंसर हो जाएगा कर्तव्य में परायण, कर्तव्य परायण, ठीक है। तो कर्तव्य परायणता का जो समास होगा वो हो जाएगा तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास में भी कौन सा होगा, तो अधिकरण तत्पुरुष, जिसका विभक्ति चिन्ह है में पर, ठीक है। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां प्रश्न। तो रूपे पेशा शब्द में निम्न में से कौन सा समास है, द्वंद्व, बहुब्रीहि, द्विगु या फिर आपका कर्मधारय। तो द्विगु हट जाएगा यहाँ से, क्यों, क्योंकि प्रथम पद संख्यावाची विशेषण तो यहाँ पर नहीं है, तो द्विगु हट जाएगा। अब बचा आपका बहुब्रीहि, तो बहुब्रीहि भी नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई तीसरा ही अर्थ नहीं निकल रहा है, यानी कि दोनों पद प्रधान होकर कोई तीसरा पद प्रधान हो, वहां आपका बहुब्रीहि होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। और कर्मधाराएं और द्वंद्व दोनों में से बताना है, तो रूपये पेशा योजक चिन्ह देखा, ठीक, पुष्टि करना है कि योजक चिन्ह है तो द्वंद्व है या नहीं, तो रूपये पेशा इत्यादि, ठीक है, रूपये पेशा इत्यादि। तो ये इत्यादि वगैरह ये किस में आते हैं, समाहार द्वंद्व में आते हैं। इतरेत्तर द्वंद्व में और आता है, वैकल्पिक द्वंद्व में या अथवा आता है, और समाहार द्वंद्व में वगैरह इत्यादि आते हैं। तो रूपये पेशा इत्यादि तो समाहार द्वंद्व का उदाहरण है, तो द्वंद्व समास इसका सही आंसर हो जाएगा। जो पहला वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो है दूसरा, तीसरा, चौथा, तीनों ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 12वां प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। शतांश शब्द में निम्न में से कौन सा समास होगा। जो शतांश शब्द है उसमें निम्न में से कौन सा समास होगा, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या द्विगु। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, वो क्या होगा ये आपको देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं शतांश, यानी यहाँ संख्यावाची विशेषण आ रहा है, तो ये आपका द्विगु समास में होगा, लेकिन इसको चेक करना है। तो कर्मधारय समास यहाँ पर चेक करें तो हे जो रूपी, इस प्रकार शतांश का यदि हम समास विग्रह करेंगे तो नहीं होगा, तो कर्मधारय नहीं होगा, तत्पुरुष भी नहीं होगा और बहुब्रीहि भी यहाँ पर नहीं होगा। इसमें आपका जो संख्यावाची विशेषण आ रहा है पहला पद,
तो यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा आपका। कौन सा समास आ जाएगा? द्विगु समास। ठीक है, तो शतांश, शत यानी 100, 100 का अंश, 100 का अंश क्या होगा आपका? शतांश होगा, तो द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जहां पर भी इस प्रकार दिखे, जैसे पंचवटी, 5 वटों का समूह, तो पंच आ रहा है तो ये भी आपका द्विगु समास का। तो संख्यावाची जहां दिख जाए वहां आपका 99% 100% प्रायोरिटी है कि वो द्विगु समास ही होगा। अगला प्रश्न देखिए, जलवायु निम्न में से किस समास का उदाहरण है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यहाँ पर जलवायु में बीच में योजक चिन्ह नहीं है, यह भी आपको ध्यान रखना है। जलवायु निम्न में से किस समास का उदाहरण है? ठीक है, तो द्विगु का नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई संख्यावाची पद नहीं आ रहा है, ना ही बहुब्रीहि का होगा और ना ही तत्पुरुष का होगा। जलवायु यानी जल और वायु, क्या हो जाएगा इसका समास विग्रह? जल और वायु, इस प्रकार इसका समास विग्रह होगा, जल और वायु। ठीक है, जल और वायु इसका क्या होगा? समास विग्रह। तो द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये इतरेत्वर द्वंद्व का उदाहरण होगा। यदि इतरेत्वर, वैकल्पिक या समाहार द्वंद्व में से कोई पूछ रहे तो इतरेत्वर द्वंद्व का उदाहरण होगा, क्योंकि इसमें और समास विग्रह करने पर आ रहा है। अगला प्रश्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 मासों का समूह का समस्त पद आपको बताना है। 4 मासों के समूह के लिए जो समस्त पद होगा वो क्या होगा? इसका सही आंसर बताना है, तो पहला है 4 मास, दूसरा है चौराहा, तीसरा है चौमासा और चौथा है 4 रास्ता। तो 4 मासों का समूह, मास अर्थात माह, तो 4 माहों का समूह या मासों का समूह ना तो आपका 4 मास होता है, ना ही आपका चौराहा होता है, ना ही 4 रास्ता होता है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा चौमासा। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, पीत सागर में कौन सा समास है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि पीत सागर में कौन सा समास है। ठीक है, तो तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा, द्वंद्व होगा या द्विगु होगा? तो पीत सागर, तो यहां पर पीला है जो सागर, ठीक है, पीला है जो सागर, तो यहां पर आपका ना तो तत्पुरुष होगा, ना द्वंद्व होगा, ना द्विगु होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कर्मधारय समास, क्योंकि है जो यहाँ पर समास विग्रह पर आ रहा है और यही आपका पहचान चिन्ह है कर्मधारय समास का। तो कर्मधारय समास होगा पीत सागर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, तो द्विगु समास कौन सा है निम्नलिखित में से? ये आपको बताना है। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्विगु समास कौन सा है? पथभ्रष्ट, पंकज, जलवायु या नवरत्न? 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। तो पथभ्रष्ट का जब समास विग्रह करेंगे तो पथ से भ्रष्ट यानी पथ से अलग होना, तो से अलगाव का जो भाव आ रहा है यहाँ पर, ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। जो से कारक चिन्ह है वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। तो पथभ्रष्ट तो नहीं होगा। पंकज, पंकज किसे कहते हैं? पंक यानी कीचड़, कीचड़ में जो जन्मा, अर्थात यहाँ पर आपका तीसरा ही पद प्रधान हो रहा है, तो पंकज भी नहीं होगा क्योंकि ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। और जलवायु, तो जल और वायु ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो ये भी नहीं होगा। एकमात्र ऑप्शन बच जाएगा नवरत्न, चौथा वाला, वही हमारे इस प्रश्न का सही आंसर होगा, क्योंकि प्रथम पद संख्यावाची विशेषण है नव, नवरत्न यानी 9 रत्नों का समूह। तो आपका जो द्विगु समास का उदाहरण होगा वो नवरत्न हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से आत्मविश्वास का सामासिक विग्रह चुनिए। अपने में विश्वास, अपने ऊपर विश्वास, अपने पर विश्वास या उपयुक्त कोई नहीं। तो आत्मविश्वास यानी अपने पर विश्वास होगा, ना कि अपने में विश्वास, अपने ऊपर विश्वास और उपयुक्त में से कोई नहीं, तीनों गलत हो जाएंगे। तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामासिक पद अष्टाध्यायी के लिए सही विग्रह चुनना है। तो अष्ट और अध्याय नहीं होगा, 8 है जो अध्याय नहीं होगा, 8 है अध्याय ये भी नहीं होगा, 8 अध्यायों का समाहार ये हो जाएगा अष्टाध्यायी। ठीक है, तो ये आपका किस समास का उदाहरण हो जाएगा? तो द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ संख्यावाची विशेषण पहला पद आ रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो नील कमल, अर्थात नीला है जो कमल, है जो आ रहा है समास विग्रह करने पे, तो ये पहचान चिन्ह है कर्मधारय का, तो ये होगा। नीला है जो कंठ, ये भी होगा, और नीली है जो गाय, नील गाय, ये भी होगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, नीलकंठ बहुब्रीहि समास के अंतर्गत भी आता है कि नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। तो यहाँ दोनों पद प्रधान न होकर तीसरा ही पद प्रधान हो रहा है, तो ये आपका बहुब्रीहि समास के अंतर्गत भी आता है। लेकिन आपको ऑप्शन पर ध्यान देना है, यहाँ पर कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है,
तो ये तीनों तो हो सकते हैं, लेकिन फूफा फुआ ये नहीं हो सकता है। तो पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दूसरा, तीसरा, चौथा तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आखिरी प्रश्न आज का आपके सामने स्क्रीन पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। यथामति शब्द किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष का, द्वंद्व का, कर्मधारय का या अव्ययी भाव समास का? तो तत्पुरुष समास का उदाहरण है यथामति, या द्वंद्व समास का, या कर्मधारय का, या अव्ययी का, ये आपको बताना है। तो यथामति यानी मति के अनुसार, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो मति के अनुसार होगा। लेकिन यहाँ पर आप के देख के इसका आंसर तत्पुरुष नहीं लगा सकते, क्योंकि यथा यहाँ पर आ रहा है आपका अव्यय, और ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, ये आपको ध्यान रखना है। तो तत्पुरुष नहीं होगा, द्वंद्व भी नहीं होगा, कर्मधारय भी नहीं होगा, अव्ययी भाव समास का ये उदाहरण है। अव्ययी भाव समास के पहचान चिन्ह क्या होते हैं? या तो उपसर्ग आ जाए, ठीक है, या फिर आपके जो सामासिक पद देते हैं उसमें उपसर्ग आए, या पुनरावृत्ति वाले शब्द आए, यानी जैसे घर घर, ठीक है, गांव गांव, शहर शहर, इस प्रकार के शब्द आते हैं पुनरावृत्ति वाले एक जैसे, तो वो आपके अव्ययी भाव के अंतर्गत जाते हैं। तो ये आपके अव्ययी भाव के पहचान चिन्ह हो जाते हैं, ठीक है। तो यथा यहाँ पर अव्यय आ रहा है, तो ये आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा। तो यहाँ पर कंफ्यूज आपको नहीं होना है। तो ये 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके माध्यम से संपूर्ण समास का विश्लेषण हमने किया, ठीक है। इसकी फ्री पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, हम आपको बार बार बता रहे हैं, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और फॉलो करें आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को, इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इसमें गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपको जो अपडेट है वो यहाँ पर प्राप्त होंगे, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है। और इसी प्रकार के सत्रों के लिए बने रहिए हमारे साथ, और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। धन्यवाद।